दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे पीआरएम नॉवल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर एपिसोड में कहीं कोई गलती होती है तो आप कमेंट करें, हम उसे फिर से अपलोड करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं फॉरबिडन फ्रूट ऑफ लव, कहानी का सारांश। कहते हैं जो हमारा होता है हम तक खुद चलकर आता है, ऐसी ही है मेरी यह कहानी। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें माशा, समाज में इज्जत की नज़र से देखा जाता है। उनमें से एक रिश्ता है प्रोफेसर एंड स्टूडेंट का। पर क्या हो जब इसी रिश्ते में मोहब्बत अपनी दस्तक देने लगे। ये कहानी है दो लोगों की जो बिल्कुल अलग होने के बाद भी कहीं ना कहीं एक जैसे हैं। कहानी है डॉक्टर अजलान शेरियाज की, जो इंडिया के लीडिंग न्यूरोसर्जन है और साथ साथ देश के बेहतरीन कॉलेज में प्रोफेसर भी है। यह अपने अंडर पीजी स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं, दिखने में बिल्कुल किसी ग्रीक गॉड की तरफ, पर गुस्सा उफ उससे तो अल्लाह बचाएं। क्या हो जब बिल्कुल ऑर्गेनाइज और डिसिप्लाइन में रहने वाले प्रोफेसर साहब की मुलाकात हो दानीन से, जो उनकी ही स्टूडेंट है और उनकी बिल्कुल उलट भी डिसिप्लाइन और ऑर्गेनाइज का तो मतलब जैसे पता ही नहीं दानीन को। जहां प्रोफेसर साहब इतने काबिल डॉक्टर, वही हमारी दानीन एक रट्टा मार स्टूडेंट, पर उसकी खुद की जिंदगी है बेहद उलझी। तो क्या लगता है आपको क्या होगा जब पहली मुलाकात में ही प्रोफेसर साहब को अपनी ही स्टूडेंट से चिढ़ होने लगेंगी और दानीन को अपने ही प्रोफेसर से खुन्नस होने लगेगी। जानने के लिए पढ़िए फॉरबिडन फ्रूट ऑफ लव। सिर्फ पीआरएम नॉवल पर एपिसोड 1 मिलिए दानीन और अजलान से। कहते हैं इश्क में 7 मकाम होते हैं: दिलकशी, अट्रैक्शंस, उन्स, अटैचमेंट, मोहब्बत, लव, अकीदत, रिस्पेक्ट, इबादत, वर्शिप, जुनून, मैडनेस और मौत, डेथ। ये कहानी इन्हीं 7 मुकामों की है। दो ऐसे लोग जिनमें एक को किसी पहचान की जरूरत नहीं है तो दूसरे के पास कोई पहचान ही नहीं है। एक जिसके पास इस कदर दौलत है कि वो सब कुछ खरीद सकता है, और एक ऐसा जो हर चीज का सिर्फ मोहताज है। पर एक चीज है जो दोनों को जोड़ती हो, और वो है उनका अकेलापन। क्या हो जब एक ऐसे रिश्ते में इश्क पनपे जिसे माशा, समाज में एक अलग नजर से देखा जाता है। क्या ये रिश्ता अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा। चैप्टर 1। लखनऊ नवाबों का शहर, यूपी की शान। यहाँ की तो हवाओं में भी तहजीब बहती है। अपने खाने से लेकर अपने हेरिटेज के लिए पूरे देश में मशहूर है ये शहर। पर जो सबके ज्यादा अलग बनाता है इसे, वो है यहाँ के लोग, जिनमें एक अलग ही मोहब्बत और अदब है। हमारी यह कहानी भी इसी शहर की है। सुबह का वक्त 5 बजे, अगस्त का महीना। एक सकरी सी गली जहाँ छोटे छोटे कई मकान बने थे, और इन्हीं में से एक छोटे से मकान के अंदर एक औरत जिसने हल्के प्याजी रंग की साड़ी पहली हुई थी, वो एक कमरे में दाखिल होती है। पर उसके कदम दरवाजे पर ही ठहर जाते हैं सामने का नजारा देखकर। एक लड़की जानमाज पर बैठकर हाथ फैलाए दुआ मांग रही थी। उसकी नमाज हो चुकी थी, पर फिलहाल वो अपनी दुआ में मशरूफ थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था, एक सुकून। उम्र यही कुछ 21 साल, गोरा रंग, छोटा सा चेहरा, पर बड़ी बड़ी हनी ब्राउन आंखें। वो कोई बहुत खूबसूरत नहीं थी, पर हाँ इतना जरूर था कि कोई अगर उसे एक बार देखे तो उसे भुला ना पाए, खासकर उसकी उन आंखों को जो ना जाने कितनी कहानियां बयां करती है अपने आप में। वो औरत वही दरवाजे पर खड़ी उस लड़की की दुआ मुकम्मल होने का इंतजार कर रही थी, और करीब 15 मिनट बाद जब उस लड़की की दुआ पूरी हुई तो वो अपने मुलायम हाथों को अपने चेहरे पर फेरकर जा नमाज उठाते हुए उठती है। जा नमाज एक छोटा कारपेट होता है जिस पर नमाज पढ़ी जाती है। उस लड़की को उठता देख वो औरत अंदर आते हुए कहती है, तुम उठ गई। मैं आने ही वाली थी उठाने, पर मैं कैसे भूल सकती हूँ कि तुम्हें उठाने के लिए सिर्फ आजान की आवाज काफी है। उस औरत की बात सुनकर भी वो कुछ नहीं कहती, बल्कि अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर की तरफ देखने लगती है, जहां अब थोड़ा थोड़ा उजाला होने लगा था और अंधेरा घटने लगा था। उसे यूं खामोशी से बाहर की तरफ देखता देख वो औरत कहती है, दानीन, क्या सोच रही हो। वो लड़की जिसका नाम दानीन था, वो बाहर की तरफ देखते हुए ही कहती है, माला, सोच रही हूं कि क्या हमारे पास अगर बहुत सारे पैसे होते तो हमारी जिंदगी इतनी दर्दनाक होती। क्या लोग हमेशा हमें यूं ही इन नजरों से देखते, जैसे हमने कोई गुनाह किया हो। आखिर क्या गलती है हमारी, माला, जो हम इन सब से गुजर रहे हैं। माला उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाते हुए कहती है, ऐसा नहीं है दानीन, ये सब कुछ सिर्फ आजमाइशें हैं जो जिंदगी का एक हिस्सा है, और देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। दानीन उसकी तरफ नजरें घुमाकर उसे देखते हुए, नहीं माला, कभी कुछ ठीक नहीं होगा, यह मुमकिन नहीं। जानती हो क्यों? क्योंकि अब ये गम, ये बेइज्जती, ये दर्द हमारी जिंदगी का हिस्सा है, और अगर ये सब खत्म हुआ तो शायद हम भी खत्म हो जाएंगे। माला उसकी बातों में छिपी मायूसी को समझते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो दानीन, ये सब कुछ मेरी गलती है। मैं तुम्हें वो जिंदगी नहीं दे पाई जिसकी तुम हकदार हो बच्चा, शायद क्योंकि मैं एक। इससे आगे वो कुछ कहती उससे पहले ही दानीन गुस्से में कहती है, खबरदार माला, अगर वो शब्द दोबारा कहा तो। तुम समझती क्यों नहीं हो, मेरी दुनिया हो तुम, मेरी वालिद, मेरी दोस्त, मेरा परिवार, मेरी माँ। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी कोई तुम्हें कुछ कहे, फिर चाहे वो तुम खुद क्यों ना हो। उसकी आवाज पहले के मुताबिक जोरा तेज थी, और उसे यूं गुस्से में देखकर माला हल्का सा मुस्कुरा कर कहती है, अच्छा अच्छा, ठीक है, शांत हो जा मेरी माँ। नहीं कहती अब मैं कुछ, और वैसे भी आज तो बहुत खास दिन है, तुम थोड़ी देर और सो जाओ, मैं उठा दूंगी वक्त पर। फिर कॉलेज भी जाना है ना, डॉक्यूमेंट सबमिट कराने, क्योंकि परसों से तो कॉलेज शुरू है तुम्हारा, फिर नींद लेने का वक्त भी नहीं मिलेगा।
इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हल्का सा सहलाकर वहां से चली जाती है। और दानीन उन्हें जाता देख खुद से कहती है, कैसे बताऊं तुम्हें माला, अब नींद नहीं आती मुझे, बस थक कर सो जाती हूँ। इतना कहकर वो एक गहरी सांस लेकर वापस बेड पर जाती है और कुछ ही देर में उसकी आंख लग जाती है। वो पिछली रात सो नहीं पाई थी तो बस अब नींद पूरी कर रही थी। आइए तो जानते हैं दानीन के बारे में, या यूं कहूं कि डॉक्टर दानीन के बारे में, जिसकी जिंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ है बाकी सबसे। उम्र 21 साल, हाल ही में अपना MBBS खत्म किया है और नीट PG के एग्जाम में अच्छे नंबर हासिल कर इंडिया के सबसे बेहतरीन कॉलेज से अपनी आगे की पढ़ाई और इंटर्नशिप करने वाली है। इनका कॉलेज 2 दिन बाद ही शुरू होने वाला है। अगर इनकी फैमिली के बारे में बात करें तो इनके पास सिर्फ एक इंसान है, वो है इनकी माँ माला, जो इनकी पूरी कायनात है। उसके अलावा ना कोई दोस्त है ना कोई और है। इनकी जिंदगी में देखने में बहुत खूबसूरत तो नहीं, पर हाँ कुछ था उसकी शख्सियत में जो कोई अगर एक बार देखे तो अभी ना भूल पाए। और उसकी आंखें वो तो जैसे हर लड़की की ख्वाहिश हो, इतनी खूबसूरत। फिलहाल के लिए इतना ही, पर आगे कहानी में आपको काफी कुछ पता चलेगा इनके बारे में जो आपने सोचा नहीं होगा, बिकॉज दिस स्टोरी इज फिल्ड विद अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स। इधर लखनऊ के एक पॉश इलाके में एक बड़ा सा व्हाइट एंड ग्रे मेंशन बना हुआ था और इसी मेंशन के 5th फ्लोर पर एक बेहद आलीशान कमरे में बेड पर एक लड़का हो रहा था। उसकी अपर बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं था और वो पेट के बल सो रहा था, जिसकी वजह से उसकी ब्रॉड मैस्कुलर बैक दिखाई दे रही थी और यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो जरूर बहुत हैंडसम और हॉट होगा। तभी उस शांत माहौल को चीरते हुए बीप बीप की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो शख्स एक बार में उठ जाता है और सबसे पहले फोन का अलार्म ऑफ करता है। अब उसका चेहरा साफ देखा जा सकता था। उम्र करीब 30-31, चेहरे पर एक अलग ही रोब, सख्ती और ठंडापन देखकर लग रहा था जैसे ये शख्स कभी शायद मुस्कुराया ही ना हो। प्रॉपर जिम फ्रीक, वी शेप बॉडी, दिखने में इतना हैंडसम की लग रहा था वो कोई एंगल हो ना कि नॉर्मल ह्यूमन। बिल्कुल गोरा रंग, हाथों पर उभरती वो नसें जो उसके स्ट्रॉन्ग आर्म्स को और जानलेवा बना रही थी, बिल्कुल शार्प फेशियल फीचर्स, लाइट ब्लू ओशन लहर आइज, आंखें परफेक्ट जो लाइन, हल्की धाड़ी मूंछें, हल्के सॉफ्ट पिंकिश लिप्स और थोड़े से रफ डार्क ब्राउन हेयर्स। वो कुछ फॉरेनर नजर आ रहा था विद अ पिंच ऑफ इंडियन फीचर्स, बट सुहेला, हैंडसम, हॉट एंड सुपर लग्जूरियस। उसकी वाइब्स बेहद डोमिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग लग रही थी। वो बेड से उठकर खड़ा हुआ तो उसकी मजबूत कटकाठी और साफ देखी जा सकती थी। उसकी हाइट बाकी मर्दों से भी कुछ ज्यादा ही थी, करीब 6:3। वो इस कदर हॉट लग रहा था कि बाकी आदमियों को उसे देखकर खुद पर शक होने लगेगा कि वो आदमी है भी या नहीं। वो शख्स जिसने सिर्फ इस वक्त एक ब्लैक लोअर पहना हुआ था, वो सीधा वहां से वॉशरूम की तरफ चला जाता है और जब कुछ देर बाद वापस आता है तो उसने अब एक क्रीम कलर का कुर्ता पजामा पहना हुआ था और वो इन सब में बहुत एलिजेंट लग रहा था और हैंडसम भी। वो सीधा साइड टेबल के पास जाता है जहां जा नमाज रखी थी और उसे लेकर वही एक कोना पर बिछाता है और नमाज पढ़ना शुरू करता है। और नमाज पूरी कर बिना दुआ मांगे जा नमाज उठाते हुए उठ जाता है। फिर जा नमाज वापस जगह पर रखकर क्लोजेट की तरफ चला जाता है और कुछ देर बाद वापस आता है तो अब उसने एक ब्लैक ट्रैक सूट पहना था और साथ में महंगे स्पोर्ट्स शूज। वो कॉफी टेबल से अपनी ईयरबड्स उठाकर उन्हें लगाते हुए कमरे से बाहर आता है और लिफ्ट की मदद से नीचे जाकर घर से बाहर जॉगिंग के लिए निकल जाता है। अब भाई, ऐसी बॉडी मेंटेन करने के लिए जिम, एक्सरसाइज और जॉगिंग इज अ मस्ट। तो चलिए जरा इन जनाब के बारे में जान लेते हैं। मिलिए डॉक्टर एजलन शेरियाज, इंडिया एस यंगेस्ट एंड लीडिंग न्यूरो सर्जन। ये शेरियाज हॉस्पिटल्स के न्यूरो डिपार्टमेंट के HOD होने के साथ साथ PG के स्टूडेंट को लेक्चर्स भी देते और हर साल न्यू डॉक्टर्स को अपने अंडर ट्रेन करते हैं। स्टूडेंट्स मरते हैं इनके अंदर ट्रेनिंग लेकर अपनी इंटर्नशिप पूरी करने के लिए। वजह साफ है, एजलान एक बेहद काबिल डॉक्टर है। जो टेक्निक्स वो यूज करता है दैट इज सो यूनिक एंड अमेजिंग। कई बार बड़े बड़े डॉक्टर्स को उससे सलाह मशवरा लेना पड़ता है और अक्सर वो बाहर विदेशों में भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस के लिए जाता रहता है। डॉक्टर एजलन शेरियाज का रिकॉर्ड है, आज तक उनके सारे ऑपरेशन एंड सर्जरीज 100% सक्सेसफुल रही हैं। इन शॉर्ट, ही इज एब्सोल्युटली जेन्युइन। लेकिन ये तो हो गया इनकी काबिलियत के बारे में, अब आते हैं इनकी शख्सियत पर, जो इतनी सुलझी भी नहीं है। लड़कियां इन्हें सिर्फ दूर से पसंद कर सकती हैं क्योंकि सामने तो इनके कुछ कहने की हिम्मत किसी की नहीं है। डॉक्टरी इनका प्रोफेशन नहीं बल्कि पैशन है और इस काम में इन्हें लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। इसलिए जो इंटर्न्स इनके अंदर काम करते हैं हमेशा डर के साए में ही रहते, क्योंकि अगर प्रोफेसर साहब भड़के तो बस फिर शांत नहीं होते। इनके गुस्से के चर्चे भी इनकी सक्सेसफुल स्टोरीज से कुछ कम नहीं है। बस कुछ ऐसे ही है हमारे प्रोफेसर साहब, रूड, ईगोइस्टिक एंड एब्सोल्युटली अ जर्क। आगे सुनने के लिए आप हमें कमेंट करें।